हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या होती है? तो ये एक फिजिक्स की ही हमारे ब्रांच है, फिजिक्स का ही पार्ट है, उसी के अंदर खूब सारे डिवाइडेशन कर रखे हैं। तो ये सबसे पहला इसका जो टॉपिक है इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेशों व उन आवेशों से संबंधित अन्योन्य प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, स्थिर वैद्युत की कहा जाता है। कहने का मतलब सीधा सा सिंपल सी बात है, वह विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास इस डेफिनेशन के अंदर तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास आवेश। आपने बोला कि रुके हुए आवेश, तो ये आवेश क्या होते हैं उसी के बारे में सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे और उसके बाद में इनसे जो भी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है। यदि हम विद्युत आवेश की डेफिनेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे होती नहीं है, एक परमानेंट डेफिनेशन तो होती नहीं है, लेकिन ऐसे बना सकते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता की वजह से वस्तु आवेशित हो जाती है और वह आवेशित वस्तु अन्य आवेशित वस्तुओं पे बल आरोपित करती है। यह अपने सामान्य जो गुण होते हैं उनसे अलग व्यवहार दर्शाती है, इसलिए अपन इसको आवेश कह देते हैं, इस गुण को आवेश कह देते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन आप कह सकते हैं, वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से वस्तु अपने सामान्य गुणों से अलग व्यवहार दर्शाती है। वस्तु के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, इसकी खोज किस प्रकार से हुई, कैसे अपन इसके बारे में अपने को पता लगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो एक यूनान के दार्शनिक थे, थेल्स नाम से एक दार्शनिक थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम एक अंबर नाम का पदार्थ पाया जाता है यूनान के अंदर, अंबर को और हम उन्हीं कपड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो अंबर है वो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं या तिनके हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बारीक, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसके अंदर, वो अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप नहीं थी, साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की नहीं थी, तो इसकी वजह से हमको इसके बारे में नहीं पता लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर गिलबर्ट वाई, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप अंबर और ऊनी कपड़े को आपस में रगड़ते हैं तो उन्हीं में ऐसा गुण आता है, जब हम अन्य पदार्थों को भी आपस में रगड़ते हैं तो उनमें भी ऐसा गुण आ जाता है। कईयों में आता भी नहीं है और कुछ एक में आता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप की छड़, कांच की छड़, बिल्ली खाल, ऊनी कपड़े या रेशम का कपड़ा या अपन खूब सारे गंदगी इस प्रकार से ऐसे पदार्थों को ले सकते हैं, वो भी आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसी के आधार पे हमने पता लगाया कि जो आवेश हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम हमने कांच की छड़ ली इधर और इधर एक रेशम का कपड़ा लिया। जब हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ते हैं, कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को जब आपस में रगड़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चले जाते हैं, इसी के कारण से कांच की छड़ है वो आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा भी आवेशित हो जाता है। अब हमारे दिमाग में ये आया कि जो विद्युत आवेश होता है, जो अपन विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं, वो 2 प्रकार का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो हमने क्या किया, एक कांच की छड़ इस प्रकार से ली, ये हमने एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ा और रगड़ने के बाद में हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से जब हमने आपनुस की छड़ व बिल्ली खाल को आपस में रगड़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आपनुस की छड़ पे आ जाते हैं और इसी की वजह से आपनुस की छड़ आवेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल है वह भी आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा देखते हैं कि जब हम एक छड़ लेते हैं और बिल्ली की खाल को लेते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने पे हमारे पास इस वस्तु पे भी कुछ आवेश आ जाता है और उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग पदार्थ नहीं ले रहे हैं, वापस से हम क्या कर रहे हैं, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े को आप वापस से रगड़ रहे हैं। वापस से रगड़ने पे क्या होता है कि हमारे पास कांच की छड़ी कितनी हो गई, अब 2 हो गई। जब मैं कांच की छड़ को
जब मैं कांच की छड़ों को दोनों को आपस में पास पास में लेके आता हूँ इस प्रकार से, जैसे मेरे पास ये कांच की छड़ और ये कांच की छड़, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या दिखाते हैं, ये प्रतिकर्षण, ये यहाँ पे प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये प्रतिकर्षण दिखाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं, ये आकर्षण दिखा रहे हैं और कांच की छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत आवेश होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो आबनूस की छड़ है, इसी प्रकार से इसके पास में भी अपन एक आबनूस की छड़ लेके आते हैं तो ये भी एक दूसरे को दूर भगाती हैं। और बिल्ली की खाल के पास बिल्ली की खाल लेके आते हैं रगड़ने के पश्चात, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये सभी पदार्थ हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब अपन एक समान विभिन्न अलग अलग पदार्थों को रगड़ कर समान पदार्थों को पास में लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और जब अलग अलग को लेकर आते हैं तो वो आकर्षित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है। उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश है वो 2 प्रकार के कौन से होंगे, तो उन्होंने नेम डिसाइड किए कि एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक कौन सा होगा, ऋणात्मक कौन सा होगा, इन सभी के बारे में अपन आगे देखते हैं। देखिए, जब भी अपन ऐसी बातचीत करते हैं उसके बाद में हमने एक कंसेप्ट बना लिया कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर धनात्मक आवेश आएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। लेकिन ये जो ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश की अपन बात करते हैं, ये किस प्रकार से आपने डिसाइड किया कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी, जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ पे धनात्मक आवेश आएगा और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वहाँ पे ऋणात्मक आवेश आएगा। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है A और ये दूसरी वस्तु B। जब मैं इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ता हूँ तो कुछ समय के बाद में रगड़ने के बाद में देखता हूँ कि ये दोनों आवेशित हो जाती हैं। दोनों आवेशित होने के पश्चात मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक पे धनात्मक आवेश, एक पे ऋणात्मक आवेश। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। यहाँ पे धनात्मक आवेश आता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पे धनात्मक आवेश, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं वहाँ पे ऋणात्मक आवेश। अब ये जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश हैं, ये जो 2 प्रकार के हमारे पास आवेश हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस धनात्मक को अपन ने यहाँ पे ए वाली वस्तु को धनात्मक नाम दिया, बी वाली को ऋणात्मक नाम दिया। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि जब हमारे पास ये कोई वस्तु उदासीन अवस्था में होती है, जैसे ए वस्तु उदासीन अवस्था के अंदर है, ये हमारे पास उदासीन अवस्था के अंदर है, ये वाली वस्तु उदासीन अवस्था के अंदर है। जब ये उदासीन अवस्था में होती है तो उदासीन अवस्था में हमारे पास किसी भी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है जब उदासीन अवस्था के अंदर होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि इस ए वस्तु के पास में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो 10 ही प्रोटॉन होंगे उदासीन अवस्था में, 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 ही प्रोटॉन है। जैसे ही यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन निकले, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास? 8। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो कितने बच गए? 10। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 8। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी अधिकता होगी उसी का तो प्रभाव रहेगा। तो अधिकता हमारे पास किसकी है? प्रोटॉन की अधिकता है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, प्रोटॉन उतने ही बने हुए हैं। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसी का आवेश होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि ये वाला धनात्मक आवेश है। और यहाँ पे जैसे पहुँचता है तो मान लेते हैं बी के पास में हमारे पास पहले से हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। जैसे हमने इन दोनों को आपस में रगड़ने के पश्चात हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन और पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जो हमारे पास प्रोटॉन हैं वो कितने हैं? 8 ही हैं। तो अधिकता किसकी है? इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इस पे जहाँ ये जो हमने कंसेप्ट बनाया है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, जो इलेक्ट्रॉन लेती है, वहाँ पे नेगेटिव आवेश आएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पे पॉजिटिव आवेश आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अपना विद्युत आवेशों के गुण। विद्युत आवेशों के गुण। तो देखिए, विद्युत आवेशों के गुणों के अंदर देखिए जो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं
तो फर्स्ट है हमारे पास ये लो गुरुजी, फर्स्ट कौन सा बताएंगे? फर्स्ट ये बताएंगे कि विद्युत आवेश है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश अदिश राशि होती है। तो अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? राशियाँ हैं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक तो अदिश राशियाँ होती हैं और एक हमारे पास सदिश राशियाँ होती हैं। ये दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, इसके बारे में आप डिटेल से 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान नहीं आ रहा है तो बता रहे हैं कि अदिश राशियाँ होती हैं जिनके पास दिशा नहीं होती है। परिमाण तो दोनों के पास होता है, परिमाण दोनों के पास में होता है। जिन राशियों के पास में दिशा नहीं होती है वो अदिश राशियाँ, और जिनके पास में दिशा होती है वो सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, जिनके पास में दिशा होती है वो सदिश राशियाँ, और जिनके पास में दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, वो कौन सी राशियाँ हो जाती हैं? अदिश राशियाँ हो जाती हैं। ठीक है, या आप दूसरी तरीके से आप पता लगाना चाहें, आपको डायरेक्शन से नहीं पता लग रहा है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिनका सामान्य बीजगणितीय योग होता है, जहाँ पे आप सिंपल गुणा भाग करते हैं, वो कौन सी राशियाँ होती हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। और जहाँ पे आप सदिश योगफल करते हैं या सदिश व्यवकलन करते हैं, वो कौन सी हो जाती है? हमारे पास सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, ओके। तो आवेश है वो कैसी राशि होता है? आवेश है वो हमारे पास अदिश राशि होता है। आवेश अदिश राशि होता है। साथ ही साथ ये अपन ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी निकाय पर, हमारे पास कोई एक मान लीजिए निकाय है, कोई सिस्टम है, उस पर टोटल आवेश आपको ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो वहाँ पे आप उस निकाय के ऊपर कुल उपस्थित आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे जितने भी आवेश हैं उन सभी का सामान्य बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो वहाँ पे आप सभी का सामान्य बीजगणितीय योग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, ये मेरे पास एक आवेश, ये मेरे पास एक कोई भी सिस्टम है, कोई भी एक निकाय है जिस पे मेरे पास एक आवेश है +Q1 -Q2, इसी प्रकार से Q3 Q4 Q5 +Q6, इसी प्रकार से ऐसे पॉजिटिव भी हो सकते हैं आवेश, नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो अपन बात कर चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, वो अपन बात कर चुके हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब भी अपन सामान्य बीजगणितीय योग करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव राशि को पॉजिटिव लिखा जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप आवेशों का योग करते हैं तो वहाँ पे चिन्ह सहित लिखें। ठीक है, मैं इस निकाय पर टोटल आवेश ज्ञात करता हूँ, समेशन Q, पूरे निकाय का आवेश। तो पूरे निकाय का आवेश कितना हो जाएगा? +Q1 -Q2 -Q3 +Q4 +Q5 और +Q6। इस प्रकार से आप किसी भी वस्तु पर कुल आवेश कितना है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा गुण हुआ कि आवेश है वो अदिश राशि होते हैं, और अदिश राशियों का अपन योगफल है वो किस प्रकार से करते हैं? सामान्य बीजगणितीय योग के आधार पे करते हैं। दूसरा जो गुण है अपना वो है, आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके नेम डिसाइड किए। नेम कैसे डिसाइड किए? नेम डिसाइड करने का जो तरीका था वो बहुत ही शानदार था। ऐसा कहेंगे कि सर ये तो मैं कर देता, लेकिन हो गया। तो ये हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ए वस्तु है और ये मेरे पास बी वस्तु है। आवेश किस प्रकार से, कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है? अभी भी बताया आपको कि जब आप इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं तो ये आवेशित हो जाती है। मतलब आवेशित होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, तो एक में कमी हो जाती है, एक में अधिकता हो जाती है, उस वजह से वो वस्तु आवेशित हो जाती है। और ये जो गुण है, जो आकर्षित प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है, उसके बाद में उसको विद्युत आवेश कह देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कि किस प्रकार से नेम डिसाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास रगड़ने से पहले ये ए वस्तु और बी वस्तु दोनों उदासीन अवस्था के अंदर है, जैसे हमने इनको आपस में रगड़ा, दोनों को रगड़ने के पश्चात मैं देखता हूँ ए वस्तु और बी वस्तु पर हमने देखा कि अलग अलग प्रकृति का आवेश आ गया। एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव आवेश आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को टच करवा देते हैं। दोनों को टच करवाया, जैसे टच करवाता हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि दोनों का जो आवेश है वो गायब हो गया। मतलब दोनों फिर से उदासीन हो गए। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने मिलाया तो हमारे पास वापस से उदासीन हो गई। पहले यहाँ पे कितना आवेश था? 0। अब इनका अलग अलग है, वो कुछ आवेश है, लेकिन दोनों का टोटल करते हैं तो यहाँ पे भी 0। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कौन से सब्जेक्ट के अंदर होता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को दो अलग अलग चीज़ों को मिलाएं और फिर भी हमारे पास रिजल्ट है वो 0 आ जाए? ऐसा केमिस्ट्री में भी नहीं होता है, फिजिक्स में भी नहीं होता है, कहीं कहीं हो भी जाता है, लेकिन मैथ्स के अंदर हो जाता है। मैथ्स के अंदर ऐसा करते हैं, यदि आप मैथ्स के अंदर ऐसा करते हैं तो मैथ्स के अंदर क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए +5 लिखा हुआ है और उसमें -5 को ऐड करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है? 0।
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी के आधार पे इन दोनों के नेम है वो डिसाइड कर दिए कि एक को आप धनात्मक आवेश कहेंगे और एक को आप ऋणात्मक आवेश कहेंगे। क्यों? इसलिए कि जब मैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वस्तुओं को, समान परिमाण की वस्तुओं को आपस में टच करवाता हूं, तो टच करवाने पर दोनों का जो नेट आवेश है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसी के आधार पे पॉजिटिव और नेगेटिव नेम डिसाइड किए गए। ठीक है, ओके। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट, आवेश अनापेक्षित राशि होती है। कहने का मतलब आवेश वेग पे निर्भर नहीं करता। यदि आप किसी आवेश को बस में लेके कहीं जा रहे हैं, 100 की स्पीड से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आवेश सर बढ़ गया, देखो बढ़ गया सर आवेश, बढ़ता नहीं है, न बढ़ता है न घटता है, कुछ भी नहीं होता है, उतना ही बना रहता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं आवेश है वो अनापेक्षित राशि होती है, वो वेग पे निर्भर नहीं करती है। ये थर्ड पॉइंट हो गया, वेग पे निर्भर नहीं करती है ये। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, आवेश है वो संरक्षित राशि होती है। अब संरक्षित राशियाँ कौन सी होती हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। संरक्षित राशियाँ हमारे पास, संरक्षित राशियाँ कौन सी होती हैं? वे राशियाँ जिनको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वे संरक्षित राशियाँ कहलाती हैं। तो आवेश को भी आप उत्पन्न नहीं कर सकते, न ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, ये वाला जो सेंटेंस है, आप यहाँ पे ऐसे बोलें कि नेट आवेश है वो न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, वो ऑलवेज सेम बना रहता है। ठीक है, नियत बना रहता है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप किसी भी वस्तु पे धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों की, इन सभी चीज़ों की वैल्यू है वो परिवर्तित होती रहती हैं। धनात्मक आवेश परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए वस्तु है, ये ए वस्तु है, और ये बी वस्तु है, ये मार्कर वाली बी वस्तु है, ये ए वस्तु है। ए वस्तु से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और इसको दे दिए मैंने, उसके बाद मैंने वापस से और 2 निकाल लिए, तो यहाँ पे धनात्मक आवेश का मान बढ़ता जाएगा और इसके पास ऋणात्मक आवेश का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन दोनों का जब ऐड करते हैं तो सेम ही बना रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो नेट आवेश है वो संरक्षित राशि है, वो परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से। देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ए वस्तु है, 1 मिनट रुकिए, ये मेरे पास एक ए वस्तु है और एक मेरे पास यहाँ पे बी वस्तु है। ये 2 वस्तुएं ए और बी। जब मैं इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ता हूँ तो ये दोनों आवेशित हो जाती हैं, मतलब एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी और एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रगड़ने पर ए और बी वस्तु रगड़ने से पहले इनके पास कितने आवेश हैं? ये भी उदासीन अवस्था के अंदर है और ये भी उदासीन अवस्था के अंदर है, दोनों उदासीन अवस्था में है। दोनों उदासीन अवस्था में इसके पास भी आवेश कितना? 0, इसके पास भी आवेश कितना? 0। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल भी इन दोनों का 0 ही हो जाएगा। रगड़ने के पश्चात ए वस्तु और बी वस्तु दोनों पे आवेश आ जाता है। मैं मान लेता हूं कि ए वस्तु पर पॉजिटिव आवेश आ गया, किसी पे भी मान सकते हैं। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये कौन सी वस्तुएं हैं, वरना तो आपको पता लग जाएगा कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये भी अपन आगे बात करेंगे कि सर कौन सी वस्तुएं धनात्मक आवेश लेती हैं, कौन सी ऋणात्मक आवेश लेती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए वस्तु पे पॉजिटिव आवेश आया, बी पे नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ होगा कि ए से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और बी पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तभी यहाँ पे पॉजिटिव आवेश आया और यहाँ पे नेगेटिव आवेश आया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के चले गए। कितने चले गए बता नहीं सकते, देखे नहीं हमने, तो नहीं देखे तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ से भैया 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए थे। कितने इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए थे? 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? 2 की कमी हो गई, यहाँ पे 2 की अधिकता हो गई। तो जब कमी होती है तो उस कमी को अपन कैसे लिख देते हैं? +2e, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? -2e। अब आप यहाँ पे +2e और -2e इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? 0। मतलब इस निकाय के पास में पहले जितना आवेश था उतना ही अब आवेश बना हुआ है। तो पहले इसके पास में आवेश 0 था, अभी भी इसके पास में आवेश 0 ही बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट आवेश होता है वो संरक्षित राशि होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। हाँ, स्वतंत्र रूप से धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के मान हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए वस्तु और बी वस्तु, ए पे कुछ चार्ज आ गया, बी पे कुछ चार्ज आ गया, लेकिन दोनों का जब ऐड करते हैं तो वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आवेश है वो कैसी राशि होते हैं? संरक्षित राशि होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, इसके बाद में अपन अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, 5वां पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यहीं पे जगह है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है हमारे पास कि आवेश किस किस प्रकार के गुण दर्शाता है। आवेश किस किस प्रकार के गुण दर्शाता है तो वो देखते हैं। तो देखिए, जब आवेश हमारे पास स्थिर अवस्था में होता है, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो हमेशा वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है
और जब वह आवेश एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। दो क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश पहले स्लो फिर तेजी से निकल गया, तो ये कौन सी गति होती है? त्वरित गति होती है। इसके अंदर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस प्रकार से पांचवा पॉइंट है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, कोई भी एक आवेश है, Q, ये Q आवेश है, ये Q आवेश, ये Q आवेश जब V = 0, मतलब वेग का मान 0 होगा। वेग 0 होता है तो उस समय त्वरण का मान भी 0, वेग 0, A 0, दोनों 0 होने पर केवल किसका निर्माण करता है? विद्युत क्षेत्र। इस E को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, जिसको अपन कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से जब V ≠ 0, 0 नहीं है, V कुछ ना कुछ है, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ है, लेकिन A 0 है। ये कौन सी स्पीड हो जाएगी? एक समान वेग। कौन सा हो जाएगा? एक समान वेग। जब एक समान वेग से गति करता है तो E बनाता है और साथ में B बनाता है। इसी प्रकार से जब V ≠ 0, A ≠ 0, तो क्या बनाएगा? E बनाएगा, B बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र है उसको B से व्यक्त करते हैं, विद्युत क्षेत्र को E से व्यक्त करते हैं, और ये तो अपन ने ऐसे लिख ही दिया है। ठीक है, ओके। तो ये है 5th पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है हमारे आगे तक काम में आएगा। पूरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आवेश चलना प्रारंभ कर देगा, वहाँ पे भी काम में आएगा, और उसके बाद हम लास्ट वाले चैप्टर तक पढ़ते रहेंगे अपनी इन चीज़ों के बारे में। इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारे पास, आवेश है वो किसी भी वस्तु पर, कोई भी हमारे पास एक वस्तु है, उस वस्तु पर आता है। ऐसे नहीं ला सकते हमारे पास, मान लीजिए कोई द्रव्यमान नहीं है और हम आवेश लेके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास पहले द्रव्यमान होगा, उसी के बाद में आवेश आएगा। द्रव्यमान आने के बाद में ही आवेश आता है। ठीक है, तो द्रव्यमान आने पर आवेश होगा, मतलब कोई हमारे पास एक वस्तु है तो द्रव्यमान होगा, तभी हमारे पास उस पर आवेश उत्पन्न हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, और ये बात सही भी है। आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे आवेश है वो तो एक गुण ही तो है, किसी वस्तु की विशेषता है, तो विशेषता कब आएगी? जब कोई ना कोई होना चाहिए वहाँ पे। जैसे हमारे पास कोई एक अच्छा खिलाड़ी है, खेलने वाला, कोई बहुत अच्छा खेलता है, तो वो उसका गुण है, तो वहाँ पे पहले से एक प्लेयर है, तो वो प्लेयर होगा तभी उसके अंदर वो गुण आएगा, वरना नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश है वो द्रव्यमान पे आता है। ठीक है, इसके साथ में अगला पॉइंट 5, 6, 7, चालक पदार्थों के अंदर जो चालक वस्तुएं होती हैं उनके अंदर आवेश सतह पे आता है। चालकों के अंदर ये चालक पदार्थ और ये कुचालक के अंदर की ओर आता है। इसका रीजन क्या होता है? रीजन सीधा सा सिंपल सा है कि जो चालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी पाई जाती है, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे आवेश अंदर की ओर आता है और चालकों में बाहर की ओर आता है। ठीक है, ओके। एक और कंसेप्ट की अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, कौन सी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे पास, इसके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। ठीक है बच्चों, आज अपन यहाँ इतना ही पढ़ते हैं। अपनी एक और इसका विशेषता बची हुई है, आवेश क्वांटिक रीत राशि होता है, उसके बारे में अपन कल डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।